हेलो फ्रेंड्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर का स्टडी। अब तक आपने देखा बेसिक्स। ओके। इसी बेसिक्स में आपने जस्ट कंपैरिजन देखा आर्किटेक्चर्स का, डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर्स का। ओके। तो चलो आज से हम स्टार्ट करते हैं 8051 का स्टडी। इस स्टडी में आप फर्स्ट लर्न करने वाले हैं आर्किटेक्चर। ओके, लेकिन इस आर्किटेक्चर का स्टडी यहाँ आपको बताएगा which blocks are present in the architecture of 8051, along with how these blocks are operates and how you can utilize the pins of this 8051 for the programming. Remember, once you understand the architecture of 8051 and pins details of the 8051, then you can easily interface the 8051 with any other, or internally you can do the programming of the 8051. Okay. Remember, the unit number 2 now is started, and it is based over the 8051 microcontroller study. Unit number 3 is based over the programming of the 8051, but it is based on the internal programming of 8051. Unit 4 is based over the external interfacing and its programming of 8051. So I want to say here, you are the newcomers in the world of microcontroller. So first of all, you go through my lectures thoroughly. In case if you are not able to understand, you can ask me, but I am trying to cover all the basics points with these videos. Remember, एक से एक बेसिक पॉइंट मैं इसमें कवर करने वाला हूँ, और अगर आप उसको थरोली अगर लिसन करते हो, ओके, तो आप 8051 को अंडरस्टैंड कर पाओगे। और जैसे ही आपको 8051 का बेसिक स्टडी अगर अंडरस्टैंड हो गया, तो मुझे आपको प्रोग्रामिंग की जो डिटेल्स है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं जाएगी आपको अंडरस्टैंड करवाने में, राइट? सो दैट्स वाई आज से हम ये 8051 का स्टडी स्टार्ट करते हैं। So I'm going to share my slides. Okay, along with these slides, you can able to see what I want to say about the microcontroller, right? Now, slides are in front of you. Now you can able to watch my front slide. Okay. In this slide, you can able to see the unit number 2 is based over the 8051 microcontroller. Now, initial starting point of view, I am giving you a brief idea about the microcontroller. Okay, so here you can see the many applications of this microcontroller. Okay, तो आपको पिक्चर में स्लाइड्स में दिख रहे होंगे कि माइक्रोकंट्रोलर कैसे और कहाँ यूज होता है, राइट? तो रिमेंबर, माइक्रोकंट्रोलर इज अ काइंड ऑफ मिनिएचराइज or miniature computer that you can find in all kind of Zigmo. Okay, some example of common everyday product that have microcontroller built in are shown in figure. Okay, if it has button and digital display, means there are also has a programming microcontroller brain. ओके, यानी अगर आप कोई भी, अगर आपके सामने सराउंडिंग, अगर कोई अगर डे टू डे लाइफ का अगर कोई प्रोडक्ट अगर आप हैंडल करते हो और उसमें मिनिमम अगर डिस्प्ले है या बटन है, तो 101% वो प्रोग्रामेबल माइक्रो कंट्रोलर ब्रेन रहेगा और उसके द्वारा आप वह डिवाइस हैंडल कर रहे हो। ओके, सामने आपको पिक्चर में बताया है भाई, एक छोटा सा मोबाइल है जो अर्लियर ओल्ड डेज में यूटिलाइज किया जाता था। उसके साथ साथ माइक्रोवेव ओवन है, या फिर वहां पर एक डिजिटल लॉकर है। ओके, या एक माइक्रो कंट्रोलर चिप आपको वहां पर शो की है। ओके, एक माइक्रो कंट्रोलर आईसी है, एक छोटा रोबोट बाजू में आपको शो किया गया है, उसको 2 व्हील्स है। ओके, तो रोबोट आप वहां पर रन कर सकते हो। ओके, सिमिलरली आप वहां ऑब्जर्व कर रहे हो, एक छोटा आपको पिक्चर दिख रहा है, पिक्चर में आपको रोबोट वहां शो आउट किया गया है।
ओके, तो जनरली इस तरह के एप्लीकेशन आप आपके डे टू डे सराउंडिंग लाइफ में आप ऑब्जर्व करते हो, राइट। और कुछ यहाँ पर एक आदमी ड्रोन को यहाँ पर शो आउट कर रहा है, तो उसके पीछे एक डिजिटल कैमरा है। डिजिटल कैमरा इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ योर माइक्रो कंट्रोलर। सिमिलरली ड्रोन आपके सामने है, तो ड्रोन भी वह आपका एक एग्जांपल रहेगा एक कंट्रोलर का। तो बहुत सारे जो कोविड के दुनिया है अभी, तो ऑब्जर्व करने के लिए जो कोविड के पेशेंट्स है, या आप मैंने पहले ही पिछले लेक्चर्स में कहा कि भाई उनको ऑब्जर्व करने के लिए जनरली ड्रोन्स का यूटिलाइजेशन या पेस्टिसाइड्स है या फिर आपका सैनिटाइजर है, ये स्प्रेड करने के लिए मोस्टली ड्रोन का यूटिलाइजेशन होता है। बाजू के साइड में रेड कारपेट के ऊपर आपको वहां पर स्नेक रोबोट दिखाई देगा। ओके, तो जनरली इस तरह का स्नेक रोबोट भी आप आपके माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा डिजाइन कर सकते हैं। ओके, तो जनरली देयर आर मेनी एप्लीकेशंस ऑफ दिस माइक्रो कंट्रोलर दैट यू कैन फाइंड इन योर डे टू डे लाइफ। ओके, now this is about the basic that I would like to show you. Now I'm going to start the microcontroller. Okay, now here first of all we go for the definition of the microcontroller. Okay, so whenever anyone will ask you what is microcontroller, then you should have a mind, then you should have a definition in your mind. Okay, that definition should be like this: a microcontroller is an integrated circuit, or you can say it is a semiconductor chip with a on-chip CPU. Means we say here a processor. Okay, यानी आप वहां पर एक CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फाइंड आउट करोगे, या हम उसे प्रोसेसर भी कहते हैं। एंड अदर सपोर्टिंग डिवाइसेस लाइक इंटरनल मेमोरी, IO port, serial communication, interrupt. Okay, these types of interfacings are available with your integrated circuit, and all these things are integrated together, right? So this is about the definition of your microcontroller. So whenever if someone will ask you that tell me the definition of microcontroller, that definition should be in your mind that it is an semiconductor chip or it is an IC. Okay, it has on chip CPU and peripheral IC, like peripheral devices like internal memory, IO port, serial communication, and interrupt. Okay, these are the minimum devices which are available over the semiconductor chip of the microcontroller. Okay, but when you compare with 8085 microprocessor, then in terms of microprocessor, such things are not available with the architecture or the block diagram of the microprocessor. Okay, so here in terms of microprocessor, you need to interface everything externally. Okay, so that's why here the 8051 systems are not preferred as compared to 8051. Okay, mostly the 8051 market is vast and it is popular in different manufacturers as well as the different distinguished customers. Okay, so Intel 8051 is the most popular microcontroller ever produced in the world market. Okay, आपको यहाँ पर स्लाइड में दो तरह के माइक्रो कंट्रोलर मैंने शो आउट किए हैं। हमारे लैबोरेटरीज में ये दोनों तरह के माइक्रो कंट्रोलर अवेलेबल हैं। तो जनरली आपको यहाँ उनके स्टैंडर्ड नाम शायद आपको पता रहेंगे, मैं उनके नाम यहाँ पर ले रहा हूँ। तो जनरली नाम बोले तो कैसा कि ये 8051 माइक्रो कंट्रोलर है ही, लेकिन ये 8051 ये नंबर है, राइट? या 8052 या 89C या 89S 8252 ये नंबर है। ओके, लेकिन ये पैकेज में अवेलेबल रहते हैं। रिमेंबर, तो ये आईसीस के पैकेज यहाँ पर आपको दो तरह के अवेलेबल किए गए हैं। पहला आता है जो लंबा लंबा बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, वह है आपका ड्यूअल इन लाइन पैकेज, उसे DIP पैकेज यहाँ पर शॉर्टली कहते हैं। उसमें दोनों साइड से टर्मिनल रहती है और ये 40 पिन का आईसी यहाँ पर आपको अवेलेबल रहेगा। ओके, और दूसरा है क्वाड्रेचर इन लाइन पैकेज, QIP टाइप का, जो वहां स्क्वायर टाइप में आपको शो किया है, उसको चारों साइड से लाइन से। ओके, तो चारों साइड से लाइन से, इस वजह से उसे क्वाड्रेचर इन लाइन पैकेज कहा गया है। तो QIP पैकेज इस तरह का वह अवेलेबल रहेगा, राइट? तो याद रखिए
इस तरह का पैकेज का आईसी भी मार्केट में अवेलेबल रहता है, या बहुत सारे जो किट्स आप ऑब्जर्व करोगे आपके इन फर्दर स्टडीज में, तो आपको इन तरह के जो माइक्रो कंट्रोलर है वो हमने दिखाई देंगे। तो जनरली क्वाड्रेचर इन लाइन पैकेज का जो आईसी है उसमें आपको नियर अबाउट 44 पिंस का आईसी वह मिल जाएगा। ओके, 8 लाइंस, ओके, नियर अबाउट 11 लाइंस इन वन साइड। ओके, तो इस तरह का यह आईसी आपको क्यूआईपी और डीआईपी पैकेज में अवेलेबल हो जाएगा, राइट? ओके, गॉट द डेफिनेशन, गॉट द पैकेज, ओके, गॉट द आइडिया अबाउट द पिक्चर ऑफ द आईसीस। ओके, आपको इस स्लाइड में 2-3 चीजें आपको शॉर्ट किया है। क्या? डेफिनेशन ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर, आईसी किस तरह दिखाई देता है, वह किस पैकेजेस में भी अवेलेबल होता है, राइट? तो देखते रहो। ओके, आगे चलिए। आगे मैं आपको लेकर जा रहा हूं। कभी अब अगर आप यहाँ पर अगर इन आईसीस का अगर बेसिक लेआउट अगर देखते हो तो रिमेंबर, बेसिक लेआउट कहो या ब्लॉक डायग्राम कहो, ओके, रिमेंबर इस तरह की ब्लॉक डायग्राम आपको यहाँ 8051 आईसी की आपको मिल जाएगी। ओके, रिमेंबर 2 बातें मैं यहाँ पर शो आउट कर रहा हूँ। पहला आपको शो कर रहा हूँ ब्लॉक डायग्राम, और सेकंड बात आपको शो करूंगा आर्किटेक्चर ऑफ द 8051 माइक्रो कंट्रोलर। रिमेंबर, ये ब्लॉक डायग्राम को बेसिक लेआउट कहा जाता है। ये बेसिक लेआउट में जो गिने चुने जो ब्लॉक्स है वो शो आउट किए रहते हैं। ओके, और आर्किटेक्चर में फुल इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वह शो आउट किया रहता है। रिमेंबर, ब्लॉक डायग्राम स्टडी और आर्किटेक्चर का स्टडी क्यों है, क्यों नेसेसरी है? रिमेंबर, ब्लॉक डायग्राम का स्टडी या आर्किटेक्चर का स्टडी आपको रिक्वायर्ड क्यों है? क्योंकि देखिए, सामने अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको वहां पर कुछ ब्लॉक्स दिखाई देंगे, और वो ब्लॉक्स के द्वारा आप उसे अंडरस्टैंड कर पाओगे कि भाई इस आईसी में मिनिमम इस तरह के ऑपरेशंस कैरी आउट करने की कैपेबिलिटी इन ब्लॉक्स के द्वारा रहेगी। ओके, और मिनिमम आपको वहां पर कुछ आईओ लाइंस का या इंटरफेसिंग लाइंस का वहां पर आपको शोइंग किया गया है, राइट? तो बेसिक लेआउट और ब्लॉक डायग्राम आप यहाँ पर जो ऑब्जर्व कर रहे हो उसमें आपको दिखाई देगा कि नियर अबाउट 9 ब्लॉक्स वहां पर अवेलेबल है, और वो 9 ब्लॉक्स के द्वारा आप उसे कह सकते हो इट इज एन ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, राइट? तो मैं अभी यहाँ पर पहले ब्लॉक डायग्राम का स्टडी और उसका एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। अगर कभी एग्जाम में अगर पूछा गया है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ IC 8051 माइक्रो कंट्रोलर, so you should able to draw this block diagram, okay? लेकिन अगर कहा कि भाई draw and explain the architecture of 8051 माइक्रो कंट्रोलर, तो मैं आर्किटेक्चर का स्टडी सेपरेट ले रहा हूँ, राइट? अभी इस ब्लॉक डायग्राम में आपको ऑब्जर्व होगा नियर अबाउट 9 ब्लॉक्स। तो मैं एक एक करके यहाँ पर आपको ये ब्लॉक्स के बारे में जानकारी देते जा रहा हूँ। पहला आएगा यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, right? Central processing unit is a heart, or you can say it is a processor. It is a processor like 8085 microprocessor. Okay, such type of processor are present in the microcontrollers. Okay, the purpose of this CPU is to carry out the operation related to the arithmetic and logical operation, as well as here it will help you to accept the data as well as to pass the data. Okay, so that's why here it is a central processing unit, right? So here okay, here I'm showing you here the theory of that. Okay, here I said it is a processor core. The CPU of the controller, it contains arithmetic, logic unit, control unit, and a register like stack pointer, program counter, accumulator, register, register files, etc. देखिए, आप अगर मेरे ये जो वीडियो देख रहे हो, ओके, तो नो प्रॉब्लम, अगर आप लिखना चाहते हो तो साइड बाय साइड इसको लिख भी सकते हो। अगर आपको लगा तो पॉज करके भी लिख सकोगे, ओके? या मैं जनरली आपको एक नोट्स यहाँ पर आपको भेजने वाला हूँ, तो नोट्स के द्वारा भी आप यह स्टडी कैरी आउट कर सकोगे, नो प्रॉब्लम है। तो
एक एक करके मैं यहाँ पर ये सारे ब्लॉक्स यहाँ पर एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, राइट। तो सेकंड पॉइंट रहेगा भाई मेमोरी का। ओके, नाउ यहाँ पर आपको ऑब्जर्व होगे दो तरह के मेमोरी। रिमेंबर दीज आर द ऑन चिप मेमोरी, नाम ही आपको लिख कर दिया है ऑन चिप मेमोरी, राइट। ऑन चिप बोले तो दीज आर द इंटरनल मेमोरी ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर, यानी ये इंटरनल सेमीकंडक्टर चिप में आपको ये मेमोरी अवेलेबल रहेगा, राइट। तो दो तरह की मेमोरी अवेलेबल है, रोम या रैम। ओके, तो रोम को जनरली यहाँ पर यूज किया जाता है फॉर कोड या प्रोग्राम के लिए। तो जनरली प्रोग्राम या कोड जो स्टोर किया जाता है वह इस रोम में अवेलेबल रहेगा। ओके, और सेकंड मेमोरी आती है रैम। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये मेमोरी जनरली डाटा के लिए डाटा स्टोरेज के लिए यूटिलाइज होती है, राइट। रिमेंबर मैं यहाँ आपको थ्योरेटिकल नोट्स में बता रहा हूँ मेमोरी। द मेमोरी इज समटाइम्स स्प्लिट इनटू द प्रोग्राम मेमोरी एंड डाटा मेमोरी, जैसा मैंने कहा कोड मेमोरी या प्रोग्राम मेमोरी, और सेकंड आता है डाटा मेमोरी। In larger controller, a DMA controller handle data transfer between the peripheral component and the memory. Remember here, the purpose of the memory is to store the data. The purpose of the memory is to store the data. So data storage point of view, data memory is needed. Program storage point of view, program memory is needed, right? Now, remember, most of the cases here, one sentence is given for larger controller, larger microcontroller. A DMA controller handle the data transfer between the peripheral component and the memory. So what is the meaning of this? So I am saying you here the meaning. Remember, in most cases, the direct memory access, the long form of the DMA is a direct memory access controller. Okay, it helps you to transfer bulk data between the peripheral devices and the memory without any intervention of the microprocessor. क्या सेंटेंस कहा मैंने? विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर, यानी माइक्रोप्रोसेसर डाटा ट्रांसफर में पार्टिसिपेट करेगा नहीं। माइक्रोप्रोसेसर यानी जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डाटा ट्रांसफर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। देयर इज डीएमए controller. This DMA controller is interface with microcontroller. The purpose is to do the data transfer between the peripheral and the memory, right? Got it my point? Okay. Now this is about the memory. Next साइड में आपको मेमोरी के इंटरप्ट कंट्रोलर दिखाई दे रहा है। ओके, और उसे वहां पर कुछ लाइंस बाहर से आई है, उसे नाम दिया गया है एक्सटर्नल इंटरप्ट, राइट। नाम दिखाई दे रहा है आपको, आपका ब्लॉक डायग्राम इस तरह है, और वह इंटरप्ट कंट्रोलर को कुछ लाइंस मेमोरी की तरफ से भी आ रही है, और वो इंटरप्ट कंट्रोलर में एक लाइन सीपीयू की टुवर्ड्स भी जा रहा है, राइट। चलो डिस्कस करते हैं इंटरप्ट कंट्रोलर ना। अभी भाई क्वेश्चन अराइज होता है, भाई व्हाट इज इंटरप्ट? इंटरप्ट इज नथिंग बट अ रिक्वेस्ट। व्हाट इज मीन बाय इंटरप्ट? इंटरप्ट इज नथिंग बट अ रिक्वेस्ट। okay, that request is generated by external peripheral devices. Who is going to generate the request? That request is generated by external peripheral devices. So that's why वहां पे क्या लिखा है? external interrupt. okay, या कभी कभी ये जो रिक्वेस्ट है ये इंटरनल से भी होती है। अगर इंटरनल से हुआ तो उसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? उसको वहां पर इंटरनल अगर जनरेट होता है कोई पेरिफेरल के द्वारा, तो पेरिफेरल वह इंटरप्ट कंट्रोलर को रिक्वेस्ट करता है, राइट। तो रिक्वेस्ट आइदर मेमोरी से आएगा या वो डायरेक्टली वहां पर कुछ लाइंस के द्वारा इंटरप्ट कंट्रोल में अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन वह लाइंस यहाँ पर शो आउट नहीं की है इस स्ट्रक्चर में, राइट। तो रिमेंबर, इंटरनली भी कोई भी पेरिफेरल यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकता है इंटरप्ट कंट्रोलर की, और इंटरप्ट मीन्स यहाँ पर इट इज अ रिक्वेस्ट टू डू
a operation. Okay, interrupt is nothing but a request whenever any one of the peripheral will need to do any kind of operation. बात समझ में आई? ओके, तो अगर आपको कोई भी एक आधा एक्टिविटी कैरी आउट कर रहा है, अगर आपको कोई भी एक्टिविटी कैरी आउट करना है, तो वह एक्टिविटी कैरी आउट करते समय आप वहां पर अगर डायरेक्ट सीपीयू को भी वह एक्टिविटी के बारे में बता सकते हो। अगर सीपीयू अगर बिजी है तो ऐसे सिचुएशन में आप वहां पर इंटरप्ट कंट्रोल का यूटिलाइजेशन कर सकते हो और इंटरप्ट कंट्रोल के द्वारा भी वह एक्टिविटी कैरी आउट कर सकते हो। ओके, तो रिमेंबर, अगर आपको कोई हाईली इंपॉर्टेंट वर्क है तो वह हाईली इंपॉर्टेंट वर्क आप इंटरप्ट के द्वारा कैरी आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, हाईली इंपॉर्टेंट वर्क बोले तो क्या, यानी जनरली कैसा है कि अगर हम माइक्रो कंट्रोलर यूज कर रहे हैं और यूज करते समय हमें कोई एप्लीकेशन में अगर फॉर एग्जांपल टेम्परेचर का रीडिंग वहां पर मेजर करना है, तो टेम्परेचर का रीडिंग वहां पर मेजर करते समय आपको वहां अगर शो आउट करना है कि भाई मैक्सिमम या मिनिमम लिमिट रीच हो गया, तो मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट रीच हुआ तो वो कैसे आप शो आउट करोगे? तो वहां पर जो थर्मामीटर है, तो टेम्परेचर सेंसर जो है वह सेंसर इस इंटरप्ट कंट्रोलर का यूटिलाइजेशन करेगा और वह इंटरप्ट कंट्रोलर का यूटिलाइजेशन करके वहां पर आपको मिनिमम और मैक्सिमम वहां पर टेम्परेचर की रीडिंग शो आउट करेगा एज एक्सपेक्टेड। या फिर अगर फायर अलार्म फायर अलार्म या फिर बर्गलर डिटेक्शन सिस्टम, इनमें अगर आपको जनरली हाईली इंपॉर्टेंट वर्क की ज्यादा जरूरत पड़ती है, अगर कहीं आग लग जाए या कहीं चोरी हो रही है, थेफ्ट हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप वहां पर सेंसिटिव डिवाइसेस का यूटिलाइजेशन कर सकते हो और वह सेंसिटिव डिवाइसेस का यूटिलाइजेशन करते समय आप इन लाइंस का उसे इंटरफेस कैरी आउट कर सकते हो। यानी अगर कहीं अगर फायर हुआ या आग जल रही है या वहां कोई चोरी हो रहा है, अगर वहां कोई इंट्रूडर आया है, तो ऐसे सिचुएशन में वह इंट्रूडर आप वहां पर कैच करने के लिए इस पर्टिकुलर इंटरप्ट का यूटिलाइजेशन कर सकते हो और इंटरप्ट के यूटिलाइजेशन के द्वारा आप इमीडिएटली सीपीयू को इन्फॉर्म कर सकोगे कि भाई देयर इज अ नीड, वहां जहां रिक्वायर्ड है वहां कुछ जरूरत आन पड़ी है और वहां आपको वहां पर ऑपरेशन प्रोवाइड करने की जल्द जरूरत है। तो ऐसे सिचुएशन में सीपीयू का मोस्टली जो ध्यान है वह उस एक्शन के टूवर्ड लेकर जाने के लिए आपको वहां पर इंटरप्ट कंट्रोलर की वहां पर जरूरत पड़ती है। यानी मैंने पहले ही सेंटेंस कहा, अगर आपको हाईली इंपॉर्टेंट वर्क कैरी आउट करना है और सीपीयू का अटेंशन वो पर्टिकुलर एक्टिविटी के टूवर्ड लेकर जाना है, तो ऐसे सिचुएशन में आप वहां पर इंटरप्ट कंट्रोलर का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। राइट, बात समझ में आई आपको? ये हो गया इंटरप्ट कंट्रोलर की बात। ओके, ये यहाँ पर मैं स्लाइड में भी आपको वहां पर कुछ बता रहा हूँ। इंटरप्ट कंट्रोलर मीन्स interrupt are useful for interrupting the normal program flow in case of external or internal events. Events means the action, whatever the action that you want to carry out, that action will be informed to your CPU with the help of the interrupt. Okay, in conjunction with sleep mode, they help to conserve power. Most of the cases we may use the interrupt controller, यानी फॉर एग्जांपल आपके पास डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, तो मोस्टली आप वहां पर आपके मोबाइल की स्क्रीन ऑफ कर देते हो, राइट है या नहीं? राइट, उसी तरह लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, उसी तरह आप जैसा मोबाइल की स्क्रीन ऑफ करते हो वैसा ही लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्क्रीन भी ऑफ कर सकते हो। या अगर ये हाई पावर डिवाइसेस हैं, यानी सीपीयू हो गया, लैपटॉप हो गया, ये हाई पावर डिवाइसेस हैं, उनमें ज़्यादा पावर कंजम्पशन नहीं होना चाहिए, इस वजह से इस इंटरप्ट कंट्रोलर का यूटिलाइजेशन किया जाता है और आपको वहाँ पर पावर सेटिंग्स में जाकर, आपको पावर मैनेजमेंट में जाकर आपको वहाँ शो आउट करना पड़ता है कि भाई मेरा मॉनिटर जो लैपटॉप का है या डेस्कटॉप का है वो 20 मिनट या 10 मिनट के बाद ऑफ हो जाना चाहिए, या हार्ड डिस्क या सीपीयू
जो है वह आधा घंटा 1 घंटे के बाद ऑफ होना चाहिए। अगर मैं उसे कोई एक्टिविटी में यूज नहीं कर रहा हूं तो ऐसे सिचुएशन में मैं वहाँ स्लीप मोड का इंट्रोडक्शन कर सकता हूँ, और वह स्लीप मोड का इंट्रोडक्शन करने के लिए मुझे रिक्वायर्ड रहेगा इंटरप्ट कंट्रोलर। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट इंटरप्ट कंट्रोलर आई कैन हेल्प टू कंजर्व द पावर। गॉट माई पॉइंट? कोई ट्रबल? समझ रहा है भाई सबको? ओके, ये थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन यही बता दे रहा हूँ, यानी आगे चल के हम और डेप्थ में लर्न करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइमर और काउंटर का। रैम यानी मेमोरी के बाजू में अभी रहेगा राइट हैंड साइड में टाइमर 0 और टाइमर 1। ओके, उसे कहा जाता है भाई टाइमर काउंटर। जनरली टाइमर काउंटर का माइक्रो कंट्रोलर में सेपरेट स्टडी है। ओके, तो जनरली टाइमर और काउंटर की जरूरत क्यों है? जनरली अगर आप आपके डे टू डे लाइफ में अगर देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो आप हमेशा समय के साथ चलना चाहते हो। समय के साथ चलना चाहोगे तो वहां पर आपको समय देखने की जरूरत पड़ेगी। समय कौन बताएगा? आपका वॉच बताएगा, आपका मोबाइल बताएगा, आपके घर में जो डिजिटल या एनालॉग क्लॉक लगा है वो बताएगा। बराबर है? सही है या नहीं? उसी तरह हम जैसा यहाँ पर डिजिटल टाइमर का यूटिलाइजेशन करते हैं, टाइमर के द्वारा हमें टाइमिंग एक्शन या काउंटिंग एक्शन कैरी आउट करने के लिए अपने को वो हेल्प करता है। क्वेश्चन, भाई कहाँ यूज करेंगे हम इस टाइमर और काउंटर का? हमारे डे टू डे लाइफ में हम इसे कहाँ यूज करेंगे? एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हर कोई यहाँ वेइंग स्केल का यूटिलाइजेशन करता है, राइट? करता है या नहीं? वेइंग स्केल का यूटिलाइजेशन करते समय आप वहां पर वेट करते हो, तो वेट को यहाँ पर यूज करते समय वहां पर वो जो स्केल बताता है वह एक एग्जांपल रहेगा टाइमर या काउंटर का। ओके, सेकंड एग्जांपल दे रहा हूँ। भाई आप पेट्रोल लेने तो जा रहे हो, गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हो ना, तो जब आप पेट्रोल वहां लेने जाते हो तो पेट्रोल पंप के ऊपर वहां आपको पेट्रोल मिलता है। जब वहां आप वो नॉब या वहां पर एक जो पंप का जो नॉब है वह प्रेस करेगा कोई आदमी और वो पेट्रोल देगा, तो वहां काउंटर वहां पर घूमता है और वहां पर आपको बताते जाता है दो काउंटर। पहला होता है पैसों का, सेकंड होता है आपको कितना ml या कितना लीटर पेट्रोल दिया है। गॉट माय पॉइंट? वहां नीचे आपको पैसा कितना लग रहा है, 1 रुपया लग गया, 2 रुपया लग गया, 3 रुपया लग गया, 5 रुपया लग गया, 50 रुपया लग गया, और उसके साथ साथ कंपैरिजन में पेट्रोल का भी वहां पर आपको इक्विवेलेंसी बताता है कि भाई आपने इतने अमाउंट ऑफ पेट्रोल वहां पर डाल लिया। यानी आपका पेट्रोल 10 ml हुआ, 20 ml हुआ, 30 ml हुआ, 40 ml हुआ, 1 लीटर हुआ। 1 लीटर होने के बाद अगर आप स्टॉप करना चाहते हो तो इमीजिएटली वो 1 लीटर होगा और आपको बोलेगा भाई 80 रुपए दे दो, बात खत्म हो गई। तो उसी तरह ये एक्शन है टाइमर्स की या काउंटर्स की। अभी टाइमर्स यानी टाइम डिले, यानी कैसा कि पेट्रोल पंप के ऊपर अगर आपने कहा भाई मेरे को 1 लीटर नहीं डालना है, मुझे 100 रुपए का डाल दो, तो वो क्या करेगा? इमीडिएटली टाइमर के पास जाएगा और वहां पर आपको बोलेगा भाई ये 100 रुपीज के लिए टाइमर वहां पर सेट कर देगा, और 100 रुपीज में कितने लीटर का पेट्रोल आता है उतना वहां पर वो पेट्रोल आपके फ्यूल टैंक में डाल देगा। और जब डालेगा तो वहां पर जस्ट बटन हुकअप कर लेगा और इमीडिएटली वहां पर पेट्रोल डालना चालू कर देगा और आपको एक्शन सामने दिखाई देगी। ओके, वह एक्शन होती है टाइमर्स के द्वारा। 100 रुपीज का पेट्रोल और इक्विवेलेंट टाइम पीरियड, और उसके हिसाब से वहां पर वो काउंट करता है कि भाई इतने लीटर का पेट्रोल वहां पर एंट्री हुआ, और जैसे ही वो पर्टिकुलर पेट्रोल खत्म हो गया वहां आपको इमीडिएटली हुक लिफ्ट अप हो जाता है, हुक रिलीज हो जाता है, हुक लिफ्ट और रिलीज होगा, और जैसे ही वो रिलीज हो जाएगा इमीडिएटली वहां पर पेट्रोल स्टॉप हो जाएगा और आपके सामने दो एक्शन हो गई। वहां पर पहली हो गई टाइम डिले की, यानी विद इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ द टाइम दैट पेट्रोल गेट पुटेड इन योर फ्यूल टैंक, और दूसरी एक्शन हो गई कि उतना ml का पेट्रोल वहां पर काउंट हो गया। बात दोनों समझ में आ गई आपको? थर्ड एग्जांपल दे रहा हूं। हर कोई बैंक में शायद गया ही होगा,
जो नहीं गया होगा उसने तो कॉलेज की फी तो 100% भरी होंगी, बराबर है। सो दैट्स वाई, या कहीं ना कहीं बैंक में तो 100% वो गया ही होगा एग्जाम फॉर्म भरने के लिए, राइट। तो बैंक में जैसे ही आप कैशियर के पास जाते हो तो कैशियर के सामने वहां पर आपको काउंटर दिखाई देता है 7 सेगमेंट का, या उसके पास एक मशीन भी रहती है। वो मशीन में अगर आप ज्यादा पैसे देते हो, आपके पास 10-10 का बंडल है, सो 10-10 के नोट है, तो वह 10-10 के नोट वहां पर एक एक करके वो काउंट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो मशीन में पुट आउट कर देगा और वो मशीन क्या करेगी, काउंट कर लेगी। ओके, 1 2 3 4 5, इमीजिएटली वहां पर 100 नोट्स आए या नहीं, या 80 नोट दिए आपने या 85 नोट दिए, वो काउंट करेगा और आपको बताएगा भैया आपने इतना पैसा दिया है ना, एग्जाम्पल। ओके, इस तरह आप वहां पर काउंटिंग का भी एग्जाम्पल वहां पर ऑब्जर्व कर सकते हो। बात समझ में आई आपको टाइमर और काउंटर की? रिमेंबर, तो टाइमर और काउंटर आप इस चीज के लिए यूज कर सकते हो। तो रिमेंबर, बात और एक बात ध्यान में रखना, टाइमर मीन्स इट इज एन इंटरनल इवेंट एंड काउंटर इज एन एक्सटर्नल इवेंट। टाइमर बोले तो टाइम डिले जनरेशन होता है, और काउंटर बोले तो काउंटिंग एक्शन होती है इवेंट्स के ऊपर। यानी जब काउंटिंग होता है तो ह्यूमन का इंटरेक्शन वहां पर होगा, टाइमिंग एक्शन होगी तो ह्यूमन का इंटरेक्शन नहीं, सिस्टम का इंटरेक्शन होगा। बात ध्यान में रखो, राइट। तो ये रहेगा अपर साइड के जो चारों ब्लॉक्स है वह। अभी चलते हैं, 1 मिनट पहले इधर की स्लाइड में आ जाते हैं, ये पढ़ लेते हैं फिर उधर जाते हैं। तो टाइमर और काउंटर में यहाँ पर लिखा है भाई, मोस्ट कंट्रोलर हैव एटलीस्ट 1 और मोर लाइकली 2 to 3 टाइमर और काउंटर। ध्यान में रखो भाई, आईसी में कितने टाइमर होते हैं, तो मिनिमम आपको आंसर यहाँ पर दिया है एटलीस्ट 1। माइक्रो कंट्रोलर में एटलीस्ट 1 वहां पर टाइमर या काउंटर होता है। मैक्सिमम वहां पर 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, डिपेंड है आपका आईसी कौन से टाइप का है। जैसा मैंने आपको कल कंपैरिजन बताया, तो आईसीज अलग अलग तरह के होते हैं, जैसा आपको चाहिए वैसा टाइमर भी मिल जाएगा, which can be used to timestamp event, measure interval and count events, right। जो बताया मैंने वही यहाँ पर पॉइंट्स में आपको लिख कर दिया। Many controller also contain PWM, pulse width modulation output, which can be used to drive motor or for safe braking, anti-lock braking system, ABS. Furthermore, the PWM output can, in conjunction with the external filter, be used to realize a cheap digital analog converter. तो कंट्रोलर जो है, कंट्रोलर में आपको टाइमर काउंटर मिल जाएगा, और टाइमर काउंटर के साथ साथ आपको पीडब्ल्यूएम मोड भी वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। इस पीडब्ल्यूएम मोड के द्वारा आप अलग अलग एक्टिविटी कैरी आउट कर सकते हो, लेकिन ये हायर ग्रेडेड कंट्रोलर में आपको अवेलेबल मिलेगा, जो 8051 में आपको वहां पर खुद प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, राइट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं डिजिटल आईओस की। तो हमारे जो 8051 है या 8051 या कंट्रोलर में आपको आईओ पोर्ट्स मिल जाएगा। ये आईओ पोर्ट्स बोले तो क्या, जहां से आप इनपुट या आउटपुट ले सकते हो, इनपुट ले सकते हो, आउटपुट दे सकते हो, उसे कहा जाता है पोर्ट्स। ओके, तो आप जनरली डाटा इन कर सकते हो या डाटा आउट कर सकते हो, इस वजह से यहाँ आपको पोर्ट्स कहा जाता है। पोर्ट्स यानी पोर्ट्स के द्वारा डाटा का लेना और देना होता है। हमारे 8051 माइक्रो कंट्रोलर में आपको टोटल 4 पोर्ट दिखाई देंगे, उनके नाम भी वहां पर लिख के रखे हैं। वह नाम है P0, P1, P2, P3। पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3। ओके, इनके द्वारा आप डाटा का लेन देन कर सकते हो, और वह पोर्ट्स में ही आपको वहां एड्रेस और डाटा लाइंस अवेलेबल होती है। यानी आप अगर कहीं एक्सटर्नल पेरिफेरल के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हो, तो वह कम्युनिकेशन करते समय आपको रिक्वायर्ड रहेगा एड्रेस लाइंस की। एड्रेस लाइंस के द्वारा आप एड्रेस दे सकते हो, उसे एड्रेस कर सकते हो। एड्रेस करोगे तो वो डिवाइस आपको आपका जो आदेश है या प्रोसेसर का या कंट्रोलर का जो एड्रेस है वह अंडरस्टैंड करेगा कि भाई ये एड्रेस मेरे लिए है, और वह एक्टिविटी कैरी आउट करेगा उस पर्टिकुलर एक्शन के लिए।
उसी तरह वो डाटा अगर देना चाहता है या डाटा लेना चाहता है, वो भी एक्टिविटी वहां पर डाटा बस के द्वारा कैरी आउट की जाती है। तो इस वजह से वहां पर डाटा बस का यूटिलाइजेशन होता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको आईओ पोर्ट्स के बारे में? मैं ज्यादा तो डिटेल में यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, जस्ट ब्रीफली मैंने आपको बताया। ओके, ये डाटा बस यानी आपका डाटा, सॉरी हाँ, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर पैरेलल पोर्ट्स अवेलेबल रहेगा। तो ये पैरेलल पोर्ट्स आपको यहाँ पर मैंने ब्रीफली बताया। ओके, उसे और डिटेल में मैं बताऊंगा विथ इंटरनल्स सारे, हाँ, क्योंकि इंटरनल्स में और अलग से मैं यहाँ पर उसे इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स में बताऊंगा, राइट। तो इसे कहा जाता है भाई डिजिटल आईओ, यानी पैरेलल डिजिटल आईओ पोर्ट्स आर वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ द माइक्रोकंट्रोलर। Remember, this is one of the most important feature of the microcontroller. Everyone who is the beginner in the world of the microcontroller who need to understand the parallel digital IO ports. If he understand the parallel digital IO port, then and only then he can able to do the programming. Then and only then he can able to accept and transfer the data from the microcontroller. Right? The number of IO pins varies from 3 to 4 to over 90. ओके, यानी कैसा कि यहाँ पर आईओ पिंस जो है वह नियर अबाउट मिनिमम से मिनिमम 3 या 4 रह सकते हैं, मैक्सिमम 90 तक रह सकते हैं। इट विल बी डिपेंड ऑन द कंट्रोलर फैमिली एंड कंट्रोलर टाइप। ये डिपेंडेंट रहेगा भाई वो कौन से टाइप का आप कंट्रोलर यूज कर रहे हो और कौन सा टाइप का आप वहां पर फैमिली यूज कर रहे हो। बात समझ में आ रही है मेरी? ओके, नेक्स्ट पॉइंट ले रहा हूं यहाँ पर एनालॉग आईओ। जैसा आपने डिजिटल आईओ की बात की, तो डिजिटल आईओ हमारे 8051 माइक्रो कंट्रोलर में अवेलेबल है, एनालॉग आईओ नहीं है। आपने शायद नाम सुना होगा आर्डिनो। आर्डिनो में एनालॉग आईओ है, डिजिटल आईओ भी है, हमारे 8051 में अवेलेबल नहीं है। Remember, apart from a few small controller, most microcontroller have integrated analog or digital converter. ओके, ये जो एनालॉग या डिजिटल कन्वर्टर है, ये डायरेक्टली एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर डायरेक्टली वहां पर फैसिलिटी अवेलेबल होती है, जहां इंटरनल एडीसी और डीएसी वहां प्रेजेंट है। तो 8051 में ये यूटिलिटी नहीं है, लेकिन आप अगर एक्सटेंडेड एडवांस माइक्रो कंट्रोलर में अगर चले जाते हो तो ये फैसिलिटी आपको वहां पर अवेलेबल होती है, यानी आप कोई भी एनालॉग सिग्नल आप डायरेक्टली आपके माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन हमारे स्टडी में हम यहाँ बाहर एक्सटर्नल एडीसी और डीएसी यूज करने वाले हैं, जो आपके करिकुलम में 3rd या 4th यूनिट में शायद दिए ही है। ओके, the analog module are generally feature an analog comparator. In some cases, the microcontroller include digital or analog converter. Okay, so remember the analog module is one of the feature of the analog computer comparator. Okay, it helps you to do the comparison between the two things, and after doing that comparison you will get the digital signal that will be high pulse or low pulse, and from that you can able to predict whether which kind of data will be available at the external side. So that's why analog IO is present. बात समझ में आ रही है आपको? ओके, ये हो गया आईओ पोर्ट्स के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, आगे मेरे पास स्लाइड में है इंटरफेस। ओके, तो जनरली कैसा है कि इंटरफेस बोले तो यहाँ पर सीरियल इंटरफेस बोला है या बस कंट्रोल इंटरफेस बोला है। जनरल कैसा है कि आपने पैरेलल कम्युनिकेशन कर लिया, पैरेलल कम्युनिकेशन करोगे तो एट अ टाइम मल्टीपल लाइन का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। यानी अगर आपको 1 बिट पास करना है तो 1 बिट पास करने के लिए 1 लाइन रिक्वायर्ड रहेगी, 2 बिट पास करना है तो 2 लाइन्स रिक्वायर्ड रहेगी, 4 बिट पास करना है तो आपको 4 लाइन्स की वहां पर जरूरत पड़ेगी, 8 लाइन्स अगर 8 बिट पास करना है तो वहां पर आपको 8 बिट्स की 8 लाइन्स की वहां पर जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आई? बीट 1 बीट 1 लाइन, 2 बीट 2 लाइन, 4 बीट 4 लाइन, 8 बीट 8 लाइन्स, राइट। 16 बीट 16 लाइन, यानी बीट बढ़ाओगे नंबर ऑफ लाइन्स बढ़ेगी। मीन्स
पैरेलल कम्युनिकेशन। याद रखो पैरेलल कम्युनिकेशन में नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ लाइंस। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सीरियल कम्युनिकेशन। Serial communication is related with the serial ports, and because of that here you can use only a single line. Single line is used for receiving, single line is used for transmitting. With the help of single line you can able to receive a series of bits, or series of bits you can able to transfer, right? So that's why यहाँ serial ports आपको required रहेगा. Okay. शो कर रहा हूं स्लाइड में इंटरफेस। कंट्रोलर जनरली हैव एटलीस्ट वन सीरियल इंटरफेस व्हिच कैन बी यूज्ड टू डाउनलोड द प्रोग्राम एंड फॉर कम्युनिकेशन विद द डेवलपमेंट पीसी इन जनरल। ओके, तो ये पहली बात है भाई, मैं अगर आप कोई कंट्रोलर अगर वहां यूज कर रहे हो माइक्रो कंट्रोलर, तो माइक्रो कंट्रोलर जनरली कैसा कि उसे प्रोग्राम करना पहले इंपॉर्टेंट रहता है, यानी उसमें प्रोग्राम डाउनलोड करना पहले इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, तो डाउनलोड करने के लिए जनरली ये बेसिक चीज रहेगी, ये बेसिक नीड रहेगी आईसी की, कि उसके द्वारा ही आप वहां पर माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्राम डाल सकते हो। सो दैट्स व्हाई सीरियल इंटरफेस वहां पर पहले वहां पर रिक्वायर्ड रहेगा। Since serial interface can also be used to communicate with the external peripheral, most controller offer several and varied interface like SPI and SCI. यानी कैसा है कि बाहर के जो एक्सटर्नल पेरिफेरल जो माइक्रो कंट्रोलर से इंटरफेस होते हैं, वह पेरिफेरल भी सीरियल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्योंकि सीरियल कम्युनिकेशन में नंबर ऑफ लाइंस वहां पर कम लगती है। ओके, नंबर ऑफ लाइंस वहां पर कम्युनिकेशन के लिए मिनिमम लगती है। ओके, सो इस वजह से सीरियल कम्युनिकेशन मोस्ट पॉपुलर होते जा रहा है। या आज की दुनिया में आप अगर माउस है, या आपका कीपैड है, या आपके पास पेन ड्राइव है, या आपका मोबाइल है, या टैब है, आप उसे यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस के द्वारा ही कम्युनिकेट करते हो, राइट? बराबर है ना चीज? सो हियर मेनी कंट्रोलर also contain integrated bus controller for the most common buses. IIC and CAN controller lead to the field here. Larger microcontroller may also contain PCI, USB or Ethernet interface. Okay, तो याद रखिए, आप कोई भी पेरिफेरल अगर इंटरफेस करोगे, अगर आपको नंबर ऑफ इंटरफेसिंग लाइन अगर घटानी है, तो आप टर्न करोगे सीरियल कम्युनिकेशन में, right? This is one of the most biggest advantage of your microcontroller. Nowadays, whatever programming the professional will do, professional means companies में जो भी प्रोग्रामिंग होता है, या हम जनरली अक्सर कोई भी रोबोटिक्स एप्लीकेशंस या कोई भी डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में अगर कभी कम्युनिकेशन कैरी आउट करते हैं, तो सीरियल कम्युनिकेशन का आज यूटिलाइजेशन ही होता है, राइट? तो इस वजह से आपको ये चीज बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भाई वॉचडॉग टाइमर। Okay, it is one of the timer available in your microcontroller, but in 8051 it is not present. But in extended microcontroller, definitely it is present. नाम के साथ यहाँ पर उसका explanation बता रहा हूँ। Watchdog. You know the meaning of dog. Dog is an observer. Okay, who cares our house? Okay, dog is a use for caring our house. It protect our house from the thief, okay, or any intruder. In the same fashion, here the timer is present. Okay, in terms of microcontroller, okay, since safety critical system from a major application area of microcontroller. समझ में आया?
what is the purpose of dog? Dog is providing you the safety. So that's why safety critical system from a major application area of microcontroller, it is important to guard against error in the program and or the hardware. What? It helps us to guard against error in the program and or the hardware. The watchdog timer is used to reset the controller in case of software crashes. Okay, so remember the meaning why watchdog timer is needed. The first purpose is to guard or to provide the safety, and second is it is used to reset the controller in case of there is a crash or the if your hardware get blocked, if your program get blocked, if your processor is not going to respond, if your peripheral are not interface properly, in such situations the watchdog timer will take care of that. Okay, so that's why such type of watchdog timers are present, but it is extended processor, but it is available in extended processor. Why I am giving you this information? Because later on if you go for the embedded, that time you will already familiar with this point. Okay, so that's why here अगर आपके माइंड में मैं अभी से डाल के रख रहा हूँ, यानी आपको फ्यूचर में काम आने ही वाला है, ऐसा नहीं वेस्ट नहीं होने वाला, कोई भी चीज वेस्ट नहीं होने वाली है, सब कुछ लगने वाला है, बस खाली टाइम पहले ले रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट बात आ रही है यहाँ पर डिबगिंग यूनिट की। डिबग बोले तो कैसा है कि जो बग आया है उसको चेकआउट करना, बग यानी एरर। अगर आपने प्रोग्राम लिखा है, अगर आपने कोई एक आधा हार्डवेयर कम्युनिकेट किया है और आपको कोई दिक्कत आ रही है भाई हार्डवेयर को इंटरफेस कराने में, प्रोग्रामिंग लिखने में, या आपने कोई गलत इंस्ट्रक्शन लिख दिया, आपने कोई गलत डाटा वहां पर लिख दिया, या आपने गलत मेमोरी लोकेशन वहां पर इंटरफेस करने की कोशिश की, तो ये डिबगिंग यूनिट वहां पर है। Some controller are equipped with additional hardware to allow remote debugging of the chip from the PC. So there is no need to download special debugging software, which has the distinct advantage that erroneous application code cannot override the debugger. Right? आगे और डिस्कस करेंगे, बट हमारे 8051 में डिबगर यूनिट नहीं है, बट for this moment you should understand what is the purpose of the debugger. Okay, so remember, that's why I told you here these two extra point, debugger unit and watchdog timer. Now keep it in mind, here this is the block diagram. Okay, this is a block diagram or basic layout of your microcontroller, and we left one block here, oscillator. Oscillator is hard. Okay, because of the oscillator you can able to carry out the operation. That's why I said here it is an heart, because of हार्ट में अगर वहां पर पंपिंग नहीं हुआ प्रॉपरली, अगर वहां पर मूवमेंट नहीं हुआ, तो वह आपका बॉडी चला पाएगा नहीं, राइट। इसी तरह हमारे जो माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर में जितने सारे ऑपरेशन है, जितने सारे ब्लॉक्स है, जितने सारे वहां पर बसेस है, या हाँ बीच में ब्रेक हो गया था थोड़ा। ओके, नाउ व्हाट वी आर डिस्कसिंग, ऑसिलेटर एंड क्रिस्टल ऑसिलेटर, राइट। तो याद रखो ऑसिलेटर या क्रिस्टल ऑसिलेटर आप जनरली कनेक्ट करोगे एक्सटर्नली। यहाँ एक्सटर्नली क्रिस्टल ऑसिलेटर रहेगा और इंटरनली ऑसिलेटर सर्किट इंटरनल प्रेजेंट रहेगा। ओके, तो क्रिस्टल ऑसिलेटर के साथ साथ बाहर एक्सटर्नल दो कैपेसिटर भी वहां पर कनेक्टेड रहेंगे टू ऑब्टेन द फेथफुल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस, राइट। तो अभी एक बात याद रखो, क्रिस्टल ऑसिलेटर इज यूज फॉर प्रोवाइडिंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, और उसके द्वारा इंटरनल ऑसिलेटर सर्किटरी वहां पर क्लॉक सिग्नल जनरेट करता है। यह क्लॉक सिग्नल आपको वहां पूरे आर्किटेक्चर में यानी पूरे ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, या आपके एक्सटर्नल पेरिफेरल आप जिनको कनेक्ट करोगे उनको भी वह क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन, व्हाई इट इज नेसेसरी, व्हाई क्लॉक सिग्नल्स आर नेसेसरी? रिमेंबर, द पर्पज ऑफ द क्लॉक सिग्नल इज टू डू द डाटा ट्रांसफर टू एनेबल the internal peripheral devices.
ओके, आप उनके द्वारा डाटा का मूवमेंट कैरी आउट कर सकते हो। क्लॉक्स के ऊपर आप एक पेरिफेरल से दूसरे पेरिफेरल तक या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डाटा का ट्रांसफर कर सकते हो, या आप दूसरे डिवाइस से पहले डिवाइस तक डाटा का मूवमेंट कैरी आउट कर सकते हो, या फिर आप इंटरनल डाटा एक्सटर्नल पास कर सकते हो या एक्सटर्नल डाटा इंटरनली ब्रिंग आउट करके ले सकते हो, या आप उसके द्वारा पेरिफेरल को एनेबल या डिसेबल का काम भी कैरी आउट कर सकते हो, या क्लॉक के द्वारा आप वहां पर एड्रेस का जनरेशन भी कैरी आउट कर सकते हो। ओके, सो दैट्स व्हाई क्लॉक सिग्नल्स आर नेसेसरी। रिमेंबर, क्लॉक्स के द्वारा ही सारे वर्क्स होंगे और वह क्लॉक्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे क्लॉक सर्किटरी के द्वारा। ओके, तो क्लॉक सर्किटरी इज सिंक्रोनाइज विद द टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट. Clock circuitry is synchronized with the timing and control circuit, and the timing and control circuit is used for the providing the specified amount of the time to carry out the operation for the different blocks, as well as it will help you to supply the clock signal. Okay, that timing and control action will be totally dependent on the instruction that will be given by you. Remember, you are totally responsible for writing the program. The programmer is responsible for writing the program. So that's why whatever the instruction written by you, over that operation get performed. So here keep it in mind that जो इंस्ट्रक्शन आपने कंट्रोलर को प्रोसेसर को दी है वह इंस्ट्रक्शन के ऊपर ही वह ऑपरेशन कैरी आउट होगा। तो इंटरनली वह इंस्ट्रक्शन को डिकोड या डायग्नोस किया जाता है और उसके द्वारा उस इंस्ट्रक्शन को कितने अमाउंट ऑफ द टाइम पीरियड वहाँ रिक्वायर्ड है उसके ऊपर वहाँ क्लॉक्स कितनी वहाँ रिक्वायर्ड है उतने ही क्लॉक उसको स्टैंडर्ड सप्लाई किए जाएंगे और उसके द्वारा ये सारे ऑपरेशंस कैरी आउट होते हैं। ये था ब्लॉक डायग्राम ऑफ IC 8051 माइक्रो कंट्रोलर, या आप इसे कह सकते हो बेसिक लेआउट ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर। याद रखिए, यह अगर कोई क्वेश्चन अगर इसके ऊपर आता है तो यू शुड एबल टू एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम एंड इट्स एक्सप्लेनेशन। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स। ओके, घर में रहिए, सेफ रहिए, बाहर मत निकलिए। ओके, सो ठीक है आज के लिए। ओके, सो आई एम स्टॉपिंग हियर।